एक बार मेरे दिमाग में समस्या की तस्वीर साफ हो जाती है तो मैं उस तरफ बढ़ता हूँ जो एओपी का काम है। ये सिस्टम बेकार इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर कर देता है और स्पष्टता हासिल करने में आपकी मदद करता है। कुछ इसी तरह मैंने उस समस्या की रूपरेखा तैयार करना शुरू की जिसे इस किताब के ज़रिए सुलझाना था। बाद में के कुछ महीनों में मैंने किताब का वैल्यू प्रपोजिशन कई बार बदला, लेकिन किताब का अंतिम उद्देश्य अभी भी मेरी शुरुआती आइडिया के नज़दीक है। सुलझी सोच आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करने में मदद करती है। 6 दिसंबर 2016 अपने आप से बातचीत। मैं अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर भी डायरी लिखना पसंद करता हूँ। ऊपर मेरे डे 1 क्लासिक ऐप की एक स्क्रीनशॉट दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मेरा डिजिटल डायरी लिखने का स्टाइल काफ़ी अलग है। एक तरफ से ये अपने आप से बातचीत करना है। जब मैं कागज़ कलम का इस्तेमाल करता हूँ तब अपनी सोचों को कागज़ पर उतारता हूँ। जो भी हो, मेरी डायरी की एंट्रीज पढ़ना बहुत मज़ेदार है। मैंने आज तक यूट्यूब पर कुछ भी ढंग का नहीं किया और अब मैं लिंक्डइन से भी जुड़ा नहीं हूँ। हालांकि मैंने एक पॉडकास्ट शुरू किया है और न्यूज़लेटर को लेकर भी मेरी चिंताएं बेमानी थी। अपनी पहली किताब विन योर इनर बैटल्स पूरी तरह करने के बाद मैंने दोबारा ब्लॉगिंग शुरू की और परिणाम स्वरूप मैं फिर से आगे बढ़ने लगा। आप देख सकते हैं कि चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं और इस डायरी की एंट्रीज से ये साबित भी होता है। चीज़ों के बारे में अपना दिमाग बदलने की कोई बुराई नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने पहले यूट्यूब और उसके बाद लिंक्डइन के बारे में अपना दिमाग बदल लिया। मुझे समझ में नहीं आता कि बेहतर मौके मिलने के बावजूद लोग एक ही जगह क्यों टिके रहते हैं। ये एहसास होना ज़रूरी है। डायरी की एंट्रीज दिखाने का मुख्य कारण ये है कि आपको दिखा सकूं कि मैंने सोचा था कि ये किताब लिखना कितना आसान होगा। तकरीबन 1 साल पहले मुझे लगा कि प्रैग्मैटिज्म पर एक किताब पढ़कर मैं 1 साल में अपनी किताब ख़त्म कर लूँगा। मैं यहाँ जिस किताब के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है लुई मैनन की प्रैग्मैटिज्म ए रीडर, जिसे फ़िलॉसफ़ी की महान किताब के रूप में जाना जाता है। अगर आप प्रैग्मेटिक थिंकिंग के बारे में और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ये प्रैग्मेटिस्ट फ़िलासफ़र्स के लिखे निबंधों का एक कलेक्शन है। ये कोई इतिहास रचने वाली किताब तो नहीं है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़र्स, खासकर विलियम जेम्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और जॉन डेवी के बारे में थोड़ा और जानना सचमुच दिलचस्प है। तो वापस आते हैं इस किताब को ख़त्म करने पर। ये काम मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ क्योंकि मुझे सुलझी सोच ख़त्म करने में 11 महीनों का समय और लगा। 10 अप्रैल 2017 लिखने की कोशिश। मैं एक बार फिर बहुत मामूली ढंग से सोच रहा था। मैं कई महीनों में अपने आप से ये कह रहा था, अब अपनी किताब लिखना शुरू करते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैं अपने आप को किसी तरह हतोत्साहित नहीं होने दे रहा था। मैंने हर बार अलग अलग एंगल आजमाए। मैंने थोड़ी और रिसर्च की और प्रैग्मेटिज्म और दूसरी फ़िलासफ़ीज़ के बारे में और पढ़ा। यही नहीं, मैंने और ड्राइंग्स बनानी शुरू की जिससे मुझे सचमुच बहुत मदद मिली। सुलझी सोच में शेयर किए गए बहुत सारे आइडियाज़ की शुरुआत ड्राइंग से ही हुई थी। मुझे अभी भी लगता है कि ये कॉन्सेप्ट्स को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप किसी के साथ किसी समस्या, समाधान या चुनौती के बारे में बात करना चाहते हैं तो अगली बार ड्राइंग्स की मदद लें। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला। 15 अप्रैल को मेरा लिखने का काम बहुत अच्छे से हुआ और इन नोट्स पर एक बार फिर आप ड्राइंग्स देखेंगे। मेरी डायरी में आपको ड्राइंग्स बार बार मिलेंगी। किसी ज़रूरी चीज़ पर काम करते समय मैं ये बार बार करता हूँ। किसी लेख को परफेक्ट करते समय मैं उसे कम से कम 20 बार पढ़ता हूँ। मैंने गिनने की कोशिश की मैं कितनी बार अपने किताब का कवर पेज ड्रॉ किया, लेकिन 1 आध दर्जन बार के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। ये तो बहुत हो गया। आप देख सकते हैं कि मुझे अपनी किताब के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली। संरचना और लेखन शैली के लिए स्टीवन प्रेसफील्ड की लिखी द वॉर ऑफ आर्ट से। अंत में मैंने सुलझी सोच के कुछ भाग या सेक्शन छोड़ने का फैसला किया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इनमें मेरी किताब कुछ और बेहतर हो जाएगी। मैं सुलझी सोच को एक किताब के रूप में देखता हूँ जिसमें सारे आइडियाज़ एक साथ एक किताब के रूप में रखे गए हैं, अलग अलग हिस्सों में नहीं। अपनी ड्राइंग्स बनाने के लिए मैंने ऑस्टिन क्लेन की किताब स्टील लाइक एन आर्टिस्ट को एक उदाहरण के रूप में लिया। मैंने वही किया जो ऑस्टिन की सलाह है, आइडियाज़ चोरी ज़रूर करो लेकिन स्पेशल सॉस डालकर उन्हें अपने रंग में रंग दो। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस पॉइंट तक सब कुछ ठीक ठाक चला, अब हम अगली एंट्री स्पॉइलर चीज़ें नीचे जाने लगी की तरफ बढ़ते हैं। 3 मई 2017 बुरा समय।
हाँ, ऐसा हो गया। मई की शुरुआत होते होते मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई और मुझे इस किताब के साथ जूझना पड़ा। मुझे किताब की बनावट, चैप्टर्स और उसके उद्देश्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यही नहीं, उस समय मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। मैंने dorix.com के लिए एक मेंबरशिप साइट, जो बाद में फ़ेल हो गई, वो लॉन्च भी की थी। मैं ख़रीदने के लिए अपार्टमेंट्स भी खोज रहा था, अपनी फैमिली बिजनेस के लिए नया ऑफिस तलाश कर रहा था, साथ ही मैं किसी के साथ डेट भी कर रहा था। कुल मिलाकर कुछ ज़्यादा ही घटित हो रहा था। परिणाम स्वरूप मैं किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा था। डायरी में इस एंट्री के बाद मेरा जोश खत्म हो गया और मैंने इस किताब पर काम करना बंद कर दिया। मैं जानता था कि मुझे एक शानदार किताब लिखनी है और किसी वैसी चीज़ से मैं समझौता करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने इस किताब पर काम बंद कर दिया। 10 जुलाई 2017 दिखने वाला काम। मई, जून और जुलाई 2017 मेरे पिछले 3 सालों के सबसे कम उत्पादक महीने साबित हुए। मेरा फोकस किसी काम पर नहीं था। मैंने सिर्फ बहुत ज़रूरी काम ही निपटाए। मुश्किल काम करने का मेरा मन ही नहीं हुआ। अपने तौर पर मैंने विचार किया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं रही। ये कुछ कारण हो सकते हैं। मुझे मेरी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं थी। मैंने अपने टाइम पर नज़र नहीं रखी। मैंने अपनी रोज़ाना पढ़ने की आदत छोड़ दी थी। आपको पता है, इससे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। हम सबके जीवन में बुरा दौर आता है। ऐसे में जो चीज़ें मायने रखती हैं वो ये है कि अपने बुरे समय से बाहर निकलने के लिए आप क्या करते हैं। नकारात्मकता से उबरने के लिए मैंने अपनी जिज्ञासा का इस्तेमाल किया। बस मैं नई चीज़ें सीखने के लिए तत्पर हो गया। मैं पॉडकास्टिंग, लेखन और बोलने की कला में खुद को बेहतर बनाना चाहता था, इसलिए मैंने इन विषयों पर और ज़्यादा किताबें पढ़नी शुरू कर दी। मैंने स्पीकिंग गिग्स किए, पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यूज़ प्लान किए और अचानक मेरी गाड़ी चल पड़ी। आपको बस उस रफ्तार को बनाए रखना है और मैंने भी वही किया। इससे पहले पृष्ठ पर आपने जो स्क्रीनशॉट देखा, उसे पहली बार मैंने किताब की कवर के लिए बनाया था। तारीख थी 10 जुलाई। बस एक चीज़ जो मैंने कवर के फाइनल वर्जन में बदली, वे था सबटाइटल, लेकिन बाकी का पूरा डिज़ाइन वैसे का वैसा ही रहा। मैंने फिर से हास्यात्मक ढंग से काम करने का फैसला किया। किताब लिखने के पहले मैंने किताब का कवर तैयार कर लिया और इसे परफेक्ट बनाने में बहुत समय भी लगाया, लेकिन आखिरकार जब कवर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि किताब किस बारे में है। और जब मैंने लोगों को ये कवर दिखाया तो मुझे लगता है कि उन्हें भी ऐसा ही लगा होगा। जब आप कवर देखते हैं तो आपकी पूरी किताब ही समझ आ जाती है। इस पूरे प्रोसेस का ये स्टेज मुझे सबसे अधिक ज़्यादा करने वाला लगा। मुझे किताब का उद्देश्य समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि किताब में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। अब मुझे उन चैप्टर्स को बस लिखना था। 9 अक्टूबर, बैठो और लिखो। देखिए, सुनने में ये बहुत आसान लगने वाला है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर डालिए, इसमें और कुछ नहीं है। आप अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो बस सुबह उठें और उस पर काम करना शुरू कर दें। मेरे मामले में मैं इस किताब को ख़त्म करना चाहता था। मैंने अपनी रिसर्च कर ली थी, मैंने संघर्ष किया और मुझे पता था कि मुझे क्या लिखना है। मुझे बस बैठना था और लिखना था और मैं वाकई ये चाहता था। और मैं सचमुच रोज़ बैठता था, अपने सारे नोटिफिकेशंस बंद कर देता था और वर्ड खोल लेता था। मैं बस स्क्रीन को देखता और खुद को लिखने पर विवश करता था। सोचिए नहीं, कर डालिए। आगे क्या पढ़ें? किताबें जो आप आगे पढ़ सकते हैं। विलियम जेम्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और जॉन डेवरी जैसे प्रैग्मेटिस्ट खुद को दार्शनिक नहीं मानते थे। दरअसल वे मानते थे कि ज़्यादातर फिलॉसफी बेकार है। आज हम भले ही उन्हें दार्शनिक मानते हैं, मगर उनके प्रोफेशनल दूसरे थे। अगर इतिहास देखें, व्यवहारिक विचारक ज़्यादातर जज, शिक्षाविद, राजनेता और कवि हुआ करते थे। कौन सी फिलॉसफी सबसे अच्छी है, इस बात पर अंतहीन बहस करने के बजाय उन्होंने एक बेहतर जीवन जीने की प्रैग्मेटिज्म का आइडिया इस्तेमाल किया। और एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको किसी फिलॉसफी का अंतहीन अध्ययन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आपको सारांश याद रखना चाहिए। इसलिए मैंने इस किताब का आगे क्या पढ़ें वाला सेक्शन संक्षिप्त ही रखा है। अगर आप प्रैग्मेटिक थिंकिंग के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मेरी सलाह पर विलियम जेम्स की लिखी किताब पढ़ें। वे मेरे पसंदीदा प्रैग्मेटिक थिंकर हैं। रॉल्फ बर्टन द्वारा लिखी जेम्स की जीवनी, जिसमें उनकी डायरी की एंट्रीज भी शामिल हैं, उनके प्रैक्टिकल दिमाग को समझने का एक अच्छा तरीका है। और अगर आप एक प्रैग्मेटिज्म पर आम तौर पर कोई किताब पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको लुई मैनन की किताब पढ़ने की सलाह दूंगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रैग्मेटिक फिलोसोफर्स के कुछ टेक्स्ट शामिल है। इस किताब से मैनन ने एक ऐसा व्यवहारिक सा परिचय दिया है जिससे प्रैग्मेटिज्म के मुख्य आइडियाज़ और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। इसका आनंद लें। प्रैग्मेटिज्म एंड अदर राइटिंग्स, लेखक विलियम जेम्स। द थॉट एंड कैरेक्टर ऑफ विलियम्स, लेखक रॉल्फ बर्टन पेरी।
प्रैग्मेटिज्म ए रीडर, लेखक लुई मैनेट।